हेलो बच्चों। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का आज हम पढ़ेंगे लेक्चर नंबर 7। और बच्चों लेक्चर नंबर 7 में क्या होने वाला है? लेक्चर नंबर 7 में हम पढ़ेंगे मोलर कंडक्टिविटी और इसके साथ हम पढ़ेंगे बच्चों कॉलर्स लॉ। कॉलर्स लॉ से मोस्ट ऑफ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम पूछी जाती है, तो इन दो पे आज हम डिस्कस करने वाले हैं। मोस्टली आपको क्या रखना है बच्चों? याद, फॉर्मूले याद रखने हैं। जैसे पिछले लेक्चर में मैंने बताया था कंडक्टेंस क्या होता है, रेजिस्टेंस क्या होता है, कंडक्टिविटी क्या होती है। तो इसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम कंटिन्यू करेंगे मोलर कंडक्टिविटी से। ठीक है, तो बच्चों मोलर कंडक्टिविटी को हम रिप्रेजेंट करते हैं, एक साइन होता है ग्रीक साइन जिसका नाम है लैम्डा। लैम्डा और मोलर को रिप्रेजेंट करेंगे इस तरह से। तो मोलर कंडक्टिविटी रिप्रेजेंटेड बाय लैम्डा एम। ठीक है, इसको हम बोलते हैं बच्चों लैम्डा। अच्छा जी, तो ये मोलर कंडक्टिविटी का साइन होगा। अब बच्चों मोलर कंडक्टिविटी लैम्डा एम इक्वल टू होता है कप्पा बाई सी। बस इतना याद रखना। अच्छा, कप्पा क्या था? कप्पा था हमारा कंडक्टेंस, यानी स्पेशल या स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, है ना। और सी का मतलब होता है बच्चों कॉन्सेंट्रेशन। और कौन सी कॉन्सेंट्रेशन? मोलर कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, मोलर कॉन्सेंट्रेशन। ठीक, मोलर कॉन्सेंट्रेशन का मतलब होता है बच्चों मोल पर लीटर। ठीक, तो कप्पा बाई सी। अच्छा, अगर हम इसकी यूनिट देखें तो यूनिट कैसे? कप्पा की यूनिट क्या थी? साइमंस। साइमंस मीटर माइनस 1। और बच्चों मोलर कंसंट्रेशन की यूनिट क्या होती है? मोल पर लीटर ऐसे होता है। अच्छा, मोल पर लीटर को हम और कैसे लिख सकते हैं? देखो, है ना, मोल मीटर माइनस 3, यानी मोल पर मीटर क्यूब। तो मीटर क्यूब को मैं ऊपर लेगा तो -3 आ गया। ठीक, तो अब ये ऊपर जाके जो है +3 हो जाएगा, तो -1 कटा तो क्या होगा? +2। तो अल्टीमेटली बच्चों हमारे पास जो यूनिट बनेगी वो बनेगी साइमंस मीटर क्यूब पर मोल। तो हम इसको ऐसे लिखेंगे। ठीक है बच्चों, तो ये हमारे पास यूनिट हो गई किसकी? मोलर कंडक्टिविटी की। ठीक है, समझ में आई बात? चलो, तो ये याद रखनी है आपको यूनिट। अच्छा, अब बात करते हैं बच्चों की मोलर कंडक्टिविटी को हम और थोड़ा सिंप्लीफाई करके कैसे लिख सकते हैं। तो मोलर कंडक्टिविटी इक्वल टू क्या था हमारे पास? के बाई सी। ठीक, अच्छा आगे क्या लिखेंगे इसको बच्चों? के बाई मोल पर 1000, या मोल बाय 1000, है ना, नंबर ऑफ मोल्स बाय 1000 ml, ये तो हुआ। ठीक है, यहां पे ऐसा लिखेंगे, देखो, है ना, ज्यादा अच्छा रहेगा। नंबर ऑफ मोल्स इन 1000 ml। ठीक, तो 1000 को ऊपर ले जाएंगे अब, तो अब क्या बनेगा? देखो, K इंटू 1000। और बच्चों 1000 क्या है? वॉल्यूम है, बाई एम। एम मतलब नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, तो ये हमारे पास एक फाइनल कंक्लूजन आ गया। तो अल्टीमेटली जो हमारा लैम्डा एम होता है, यानी मोलर कंसंट्रेशन होती है, वो कप्पा इंटू वॉल्यूम। इसको मैं से लिख सकते हैं, देखो बच्चों, है ना, कप्पा इंटू वी बाई एम। ठीक है, या एम को कई बार हम सी भी लिख सकते हैं। सी मतलब नंबर ऑफ मोल, तो वी हमने ऊपर कर दिया, तो ये भी इसमें चल सकता है। ठीक है, नोट करो जरा फटाफट। तो ये था बच्चों हमारे पास मोलर कंडक्टिविटी। तो यूनिट मैंने आपको बता दी, उसके फॉर्मूले मैंने आपको बता दिया। ठीक है, कप्पा बाई सी। अब बच्चों हम बात करेंगे कि मोलर कंडक्टिविटी पे डाइल्यूशन का क्या फर्क पड़ता है। और मोलर कंडक्टिविटी के साथ साथ हम दो चीजें और लेने वाली हैं, कंडक्टेंस एंड कंडक्टिविटी। बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जाता है। ठीक है, तो
इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन, इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन ऑन, तीन चीजों पे हम डाइल्यूशन का इफेक्ट देखेंगे। नंबर वन, एक तो हम देखेंगे बच्चों कंडक्टेंस, जिसको हमने G माना था। दूसरा हम देखेंगे कंडक्टिविटी, जिसको हमने कप्पा माना था। और तीसरा हम देखेंगे बच्चों मोलर कॉन्सेंट्रेशन, मोलर कॉन्सेंट्रेशन, ये जो अभी आपको पढ़ाया था इस तरह का है ना। तो तीनों पे हम क्या करेंगे, डाइल्यूशन का इफेक्ट देखेंगे। इस पर मैंने आपको डाइल्यूशन का इफेक्ट बता दिया था, थोड़ा सा मैं और ब्रीफ कर देता हूं। नंबर वन, अगर बच्चों मैं कंडक्शन की बात करूं, कंडक्टेंस, तो डाइल्यूशन बढ़ने पर, ऑन डाइल्यूशन कंडक्टेंस इंक्रीज, ऑन डाइल्यूशन इंक्रीज द वैल्यू ऑफ कंडक्टेंस। रीजन क्या था, नंबर ऑफ आयन और फ्लो ऑफ आयन दोनों बढ़ रहे हैं। अगर मैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की बात करूं तो वहां पर बच्चों क्या बढ़ेगा, नंबर ऑफ आयन का फ्लो, सॉरी आयन का फ्लो बढ़ेगा, क्योंकि वहां पर दो आयन के बीच इंटर आयनिक इंटरेक्शन कम हो रहा है, डाइल्यूशन बढ़ रहा है, आयन दूर दूर जा रहे हैं, तो उनका इंटर आयनिक अट्रैक्शन कम होगा तो उनका फ्लो बढ़ेगा, तो कंडक्टेंस बढ़ेगा। ठीक है। अगर वीक इलेक्ट्रोलाइट की बात करें तो नंबर ऑफ आयंस प्लस इंटर आयनिक इंटरेक्शन कम होगा, नंबर ऑफ आयंस बढ़ेंगे लेकिन इंटर आयनिक अट्रैक्शन कम होगा, तो कंडक्टेंस बढ़ेगा। ठीक है। तो हम यहां पर बोल सकते हैं कि डिक्रीज इंटर आयनिक इंटरेक्शन, ठीक है, जिस वजह से कंडक्टेंस बढ़ रहा है। ये मैंने कल डिस्कस किया था, है ना। अच्छा, सेकंड की अगर हम बात करें, कौन है बच्चों, कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी, अच्छा कंडक्टिविटी की अगर हम डेफिनेशन देखा जाए तो कंडक्टिविटी का मतलब होता है नंबर ऑफ आयन पर यूनिट वॉल्यूम, यानी किसी पर यूनिट वॉल्यूम में नंबर ऑफ आयंस कितने, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना। और बच्चों कंडक्टिविटी क्या होती है, डाइल्यूशन करने पे घटती है, ऑन डाइल्यूशन इट डिक्रीज। अब आप बोलोगे डिक्रीज क्यों हुई। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक बीकर है और बीकर में आपने जो है 100 ml वाटर रखा है और इस बीकर में जो नंबर ऑफ आयन है वो है 200। ठीक है बच्चों, तो इसका मतलब क्या हुआ, 1 ml में कितने आयन हैं, 2 आयन है, तो नंबर ऑफ आयन इन पर यूनिट वॉल्यूम 2 है। अच्छा, आपने अब इसमें जो है डाइल्यूट करके 100 ml वाटर और मिला दिया, तो अब ये वॉल्यूम कितना हो गया आपके पास, 200 ml। ठीक है, आयन अभी उतने ही है। तो अब बच्चों हमारे पास जो आयन है वो 1 ml में कितने हो जाएंगे, 1 आयन। तो देखो नंबर ऑफ आयन डिक्रीज इन पर यूनिट ऑफ वॉल्यूम, ये तो हो रहा है। तो जैसे जैसे आप वॉल्यूम बढ़ाओगे, डाइल्यूशन करोगे, नंबर ऑफ आयन पर यूनिट वॉल्यूम कम होते जाएंगे। और नंबर ऑफ आयन का मतलब क्या होता है बच्चों, चार्ज कैरिंग, आयन की वजह से तो चार्ज हो रहा है, यानी आयन की वजह से ही कंडक्टेंस है। तो अगर नंबर ऑफ आयन घटेंगे पर यूनिट वॉल्यूम में तो कंडक्टिविटी भी कम होगी। तो ये थोड़ा उल्टा हिसाब चलता है इसका, समझ में बात आ गई। तीसरी चीज हम बात करें बच्चों, पहले इसको लिख देते हैं, डिक्रीज ऑन डाइल्यूशन, ठीक है, वो इंक्रीज होता है। तीसरा हमारे पास है मोलर कंडक्टिविटी, यानी ये वाली। तो बच्चों मोलर कंडक्टिविटी किसके बराबर होती है, कप्पा इंटू वॉल्यूम, ये था। ठीक, अच्छा जब हम डाइल्यूशन करते हैं तो क्या बढ़ेगा, देखो डाइल्यूशन करने से कप्पा घटता है, अभी बोला था ये कप्पा हुआ ना,
डाइल्यूशन करने से कंडक्टिविटी घटती है लेकिन बच्चों वॉल्यूम बढ़ता है। तो आप बोलोगे एक बढ़ रहा है एक घट रहा है, तो इस पर क्या फर्क पड़ेगा? अल्टीमेटली डाइल्यूशन करने से मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज। ऐसा क्यों? देखो, जब हम डाइल्यूशन करते हैं तो बच्चों कंडक्टिविटी कम होती है, लेकिन उसके कंपैरिजन में जो वॉल्यूम है वो काफी ज्यादा बढ़ता है। यानी अगर 20% ये कम हो रहा है तो 80% जो है ये वॉल्यूम बढ़ रहा है। तो अल्टीमेटली क्या होगा? ये इसके बराबर है, तो अल्टीमेटली हमारा क्या, मोलर कंडक्टिविटी बढ़ेगी, क्योंकि वॉल्यूम कप्पा के कंपैरिजन में ज्यादा बढ़ रहा है। बस यही ध्यान देना आपको, है ना। तो हम लोग जो है कंक्लूजन क्या निकालेंगे कि कंडक्टेंस डाइल्यूशन से बढ़ेगा, कंडक्टिविटी डाइल्यूशन से घटेगी और मोलर कंसंट्रेशन डाइल्यूशन से बढ़ेगा। बस इतना ध्यान रखना आपने, ठीक है। समझ में बात आ गई? चलो अब बच्चों बात करते हैं मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी से कोलरस लॉ को हम सॉल्व करने की मदद करेंगे, है ना। तो देखो, मोलर कंडक्टिविटी यहीं पे लिख देते हैं, मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। अच्छा, आपको दो चीजें समझनी है। मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, ठीक है। और बच्चों जो मोलर कंडक्टिविटी इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे होती है, दिस इज कॉल्ड लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। तो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी इज द मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, ठीक है। और लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी को हम बच्चों किस चीज से रिप्रेजेंट करते हैं? लैम्डा एम तो रहेगा, लेकिन इसको हम यहां नॉट लगा देते हैं, बस इतना ही फर्क है। लैम्डा एम क्या हुआ? मोलर कंडक्टिविटी। लेकिन अगर मैं लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी की बात करूं तो लैम्डा नॉट एम, दिस इज कॉल्ड मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। अब आपको दो चीजें समझनी है, एक तो बच्चों व्हाट इज इनफाइनाइट डाइल्यूशन और व्हाट इज लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, ठीक है। तो देखो, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी किसी इलेक्ट्रोलाइट की वो कंडीशन है, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी किसी इलेक्ट्रोलाइट की वो कंडीशन है जहां पर अगर हम उसे डाइल्यूट करते जाएंगे करते जाएंगे करते जाएंगे करते जाएंगे तो उसकी कंडक्टिविटी पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। दैट पॉइंट इज कॉल्ड लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। अब मैं आपको एग्जांपल देके बताता हूं, ठीक है। तो सपोज पहले हम लेते हैं लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। मैं दो चीजों में इसको एक्सप्लेन करूंगा, एक स्ट्रॉन्ग और दूसरा वीक इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। तो फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट वी कैलकुलेट लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, ठीक है। अब देखो, सपोज हमारे पास एक बीकर है और बीकर में हमने जो है 100 ml यहां पर एक सॉल्वेंट रखा है और इसके अंदर कोई स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। सपोज मैं KCl की बात करता हूं, ठीक है। अच्छा, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जो है 100% डिसोसिएट होता है ना, 100% डिसोसिएट। इसका मतलब नंबर ऑफ आयंस फिक्स्ड, जितने आयन बनने थे बन गए के बारे में, ठीक है, जितने भी बनने थे, क्योंकि 100% डिसोसिएट हो गया, ठीक। अब देखो बच्चों, तो 100 ml में नंबर ऑफ आयन की संख्या फिक्स है, ठीक है। अच्छा, अब इसमें आप क्या कर रहे हो? डाइल्यूशन कर रहे हो।
यानी इसमें आप सॉल्वेंट मिला रहे हो। ठीक, तो अब एक टेबल के थ्रू हम ये देखेंगे कि कितना डाइल्यूशन करने पर उसकी मोलर कंडक्टिविटी पे क्या फर्क पड़ता है। ठीक, तो हम यहां पर लिखेंगे डाइल्यूशन फैक्टर और दूसरी साइड लिखेंगे मोलर कंडक्टिविटी। ठीक है, अच्छा, साइमन्स मीटर स्क्वायर मोल -1 ऐसा कुछ था। ठीक है, चलो देखो, अब बच्चों 100 ml तो पहले से था, तो 100 ml पर इसकी मोलर कंडक्टिविटी मान लो, मैंने मान लिया 150 है। ठीक है, अच्छा, अब आपने इसमें 20 ml पानी मिलाया तो 120 हो गई, तो अब इसकी मोलर कंडक्टिविटी होगी 160। आपने 20 ml पानी और मिलाया तो ये हो गया 140, अब इसकी मोलर कंडक्टिविटी होगी 180। ठीक, अच्छा, अब इसमें आपने और पानी मिलाया, 20 ml और मिलाया, 160 हो गई, चलो इसकी मोलर कंडक्टिविटी 190 हो गई। अब आपने 20 ml और मिलाया, 180, लेकिन अब बच्चों देखो इसकी मोलर कंडक्टिविटी उतनी रही, आप और पानी मिलाना चाहोगे, 20 ml और मिलाया तो इसकी मोलर कंडक्टिविटी दोबारा से उतनी रही। अब देखो क्या फर्क पड़ रहा है ना, मैंने अभी बोला था कि डाइल्यूशन करने पर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टिविटी बढ़ती है, तो 100 ml पे इतनी मोलर कंडक्टिविटी हो गई। आप वॉल्यूम फिक्स कर रहे, देखो यहाँ पे 20 ml 20 ml 20 ml 20 ml 20 ml वॉल्यूम फिक्स है, तो बच्चों उसकी मोलर कंडक्टिविटी भी फिक्स रेशियो में बढ़ेगी। देखो कितना गैप आ रहा है, 10-10 का गैप। अच्छा, यहाँ पे 70 लिखो है ना, हाँ ये थोड़ा सा ठीक देख लेना, 80 है ना, तो यानी उसकी जो मोलर कंडक्टिविटी है वो भी फिक्स गैप में बढ़ेगी, 10-10-10। रीजन, क्योंकि बच्चों नंबर ऑफ आयन फिक्स है, नंबर ऑफ आयन फिक्स है, लेकिन डाइल्यूशन करने पर उनके बीच गैप बढ़ रहा है, तो जब गैप बढ़ेगा तो इंटर आयनिक इंटरेक्शन कम होगा, वो एक फिक्स रेशियो में कम हो रहा है कि इतना डाइल्यूशन करने पर इतना गैप, इतना डाइल्यूशन करने पर इतना गैप, फिक्स है, तो मोलर कंडक्टिविटी भी फिक्स रेशियो में होगी। लेकिन बच्चों एक पॉइंट ऐसा आएगा, ये वाला 160 पे उसकी मोलर कंडक्टिविटी 180 थी, है ना, उसके बाद आपने जो है और वॉल्यूम उस पर ऐड किया, 180 किया, लेकिन बच्चों मोलर कंडक्टिविटी अब नहीं बढ़ रही है। तो ऐसा पॉइंट जहां पर और सॉल्वेंट ऐड करने से या और डाइल्यूशन करने से मोलर कंडक्टिविटी पे कोई फर्क नहीं पड़ता है या मोलर कंडक्टिविटी कांस्टेंट हो जाती है, दिस पॉइंट इज कॉल्ड लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। ये इसकी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी होगी। और इस डाइल्यूशन फैक्टर को हम क्या बोलेंगे, इनफाइनाइट डाइल्यूशन। इनफाइनाइट डाइल्यूशन का मतलब होता है कि आप कितना भी पानी डालो लेकिन मोलर कंडक्टिविटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो दिस इज कॉल्ड लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। या जहां पर मोलर कंडक्टिविटी चेंज होना बंद हो जाती है उसको हम बोलेंगे लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। समझ में बात आ गई? तो ये मोलर कंडक्टिविटी, ये लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, ठीक है। अच्छा अब देखो, तो ये बच्चों स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए है ना, वीक के लिए अलग कंसेप्ट आता है। तो अगर मैं अब इसका एक ग्राफ बनाऊं तो ग्राफ जो है किस किस के बीच बनता है, एक तो बनता है मोलर कॉन्सेंट्रेशन, मोलर कंडक्टिविटी, सॉरी नॉट मोलर कॉन्सेंट्रेशन, मोलर कंडक्टिविटी, और दूसरा बनता है बच्चों कॉन्सेंट्रेशन का स्क्वायर, ठीक है। अच्छा अब सपोज मान लीजिए कि हमारे पास किसी एक खास कॉन्सेंट्रेशन पर इतनी कंडक्टिविटी है ना, यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन, यहाँ पे कंडक्टिविटी, आपने डाइल्यूट किया तो कॉन्सेंट्रेशन कम होती जाएगी, इस साइड आएगा, है ना। तो यहाँ पे मैं 0 कॉन्सेंट्रेशन मान लेता हूँ, यहाँ पे मैं कुछ और कॉन्सेंट्रेशन मान लेता हूँ 8, यहाँ पे 6, यहाँ पे 4, है ना, यहाँ पे 0.4, यहाँ पे 0.2, ठीक। तो इतनी कॉन्सेंट्रेशन पर इतनी मोलर कंडक्टिविटी, आपने और पानी मिलाया तो मोलर कंडक्टिविटी बढ़ गई, और पानी मिलाया मोलर कंडक्टिविटी बढ़ गई, और पानी मिलाया, कॉन्सेंट्रेशन कम होती जा रही है, मोलर कंडक्टिविटी बढ़ती जा रही है। तो बच्चों ये जो ग्राफ बनता है ना, एक स्ट्रेट लाइन बनता है इस तरह से,
दिस इज स्ट्रेट लाइन। यानी स्ट्रेट लाइन कब बनेगा? जब फिक्स मोलर कंडक्टिविटी उसकी बढ़ेगी बाय एडिंग फिक्स वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट। समझ में बात आ गई? ठीक है। अच्छा, अब इस लाइन को आप पीछे ले जाओ तो कहीं पर आप जीरो भी ला सकते हो, है ना। यहां पर ये जीरो हो जाएगा, यानी एक ऐसा पॉइंट आएगा डाइल्यूशन करते करते जहां पर कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। और जब बच्चों कॉन्सेंट्रेशन जीरो हो जाएगी तो अब उसकी मोलर कंडक्टिविटी नहीं बढ़ेगी, फिक्स हो जाएगी। तो इस पॉइंट को हम क्या बोल सकते हैं? जीरो कॉन्सेंट्रेशन। यानी जिस पॉइंट पर डाइल्यूशन करने के बावजूद मोलर कंडक्टिविटी नहीं बढ़ रही है, द पॉइंट इज कॉल्ड लिमिटिंग मोलर कॉन्सेंट्रेशन। तो स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट के केस में बच्चों लिमिटिंग मोलर कॉन्सेंट्रेशन का मतलब क्या हुआ? वो कॉन्सेंट्रेशन जिस पर मोलर कंडक्टिविटी में कोई चेंज नहीं आ रहा है। और वो कॉन्सेंट्रेशन कौन सी होगी बच्चों? जीरो कॉन्सेंट्रेशन। जीरो कॉन्सेंट्रेशन का मतलब ये हुआ कि सल्यूट इतना कम है कि उसकी मोलर कंडक्टिविटी अब आगे फर्दर इंक्रीज नहीं होगी, या इतना माइन्यूट इंक्रीज होगी तो वो चेंजेस में गिना नहीं जाएगा। समझ में बात आ गई? तो जीरो कंसेंट्रेशन पे जो भी कंडक्टिविटी आएगी उसको हम बोलेंगे मोलर कंडक्टिविटी। जीरो कंसेंट्रेशन कब आएगी? जब हमने खूब सारा उसमें पानी डाला तो वो इनफाइनाइट डाइल्यूशन गिना जाएगा। ठीक है। अब यही काम बच्चों हम वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए करते हैं। देखो कैसे। फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट, तो दूसरी हेडिंग डालेंगे वीक इलेक्ट्रोलाइट। वीक इलेक्ट्रोलाइट, ठीक। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी क्या होगा? ठीक है। तो यहां पर मैं थोड़ा सा ये चेंज करता हूं, है ना। तो सेम कंसेप्ट हम इस्तेमाल करेंगे। अब देखो बच्चों, हमने लिया बीकर, बीकर में लिया कोई वीक इलेक्ट्रोलाइट यानी CH3COOH वीक इलेक्ट्रोलाइट है। इसको यहाँ डाला, ये वॉल्यूम हमने रखा 100 ml। ठीक है। अच्छा, वीक इलेक्ट्रोलाइट के साथ क्या दिक्कत है बच्चों? देखो, वीक इलेक्ट्रोलाइट जो है लिमिटेड डिसोसिएशन होता है, यानी 5% डिसोसिएशन, है ना, कम डिसोसिएट होता है। जैसे जैसे आप इसमें डाइल्यूशन करते जाओगे वैसे वैसे डिसोसिएशन बढ़ता जाएगा। ये कोई बात हुई थी? पहले 5, फिर 10, फिर 15, फिर 20, जैसे जैसे डाइल्यूशन, ऑन डाइल्यूशन द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इंक्रीज। ये तो हुआ। तो बच्चों यहां पर जो है 5% में मान लिया जाए कि 100 आयन थे, तो अब जब डाइल्यूशन करने पे इसका डिसोसिएशन 10% हुआ तो नंबर ऑफ आयन कितने हो गए? 200। यानी अब जो है नंबर ऑफ आयन बढ़ रहे हैं ऑन डाइल्यूशन, और साथ में दोनों के बीच या दो आयन के बीच गैप बढ़ रहा है, तो इंटर आयनिक इंटरेक्शन भी कम हो रहा है। तो अब जो कंडक्टिविटी होगी वो दो के हिसाब से होगी। दो फैक्टर उसमें काम करेंगे, एक तो नंबर ऑफ आयन, है ना बच्चों, नंबर ऑफ आयंस ये भी बढ़ रहे हैं, और दूसरा इंटरेक्शन कम हो रहा है, यानी फ्लो बढ़ेगा, इंटर आयनिक इंटरेक्शन कम हो रहा है। जबकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में नंबर ऑफ आयन तो फिक्स थे, ये नहीं बढ़ते हैं, केवल ये फैक्टर उसमें काम करते हैं। इसमें दोनों फैक्टर काम करते हैं। तो दोनों फैक्टर की वजह से बच्चों जो मोलर कंडक्टिविटी है वो फिक्स नहीं होगी, क्योंकि नंबर ऑफ आयंस तो फिक्स नहीं है। तो देखो 100 ml पे मान ले जाए कि इसकी मोलर कंडक्टिविटी 150 है, तो 120 पे बच्चों क्या पता है केवल 160 हो, 140 पे जो है ये 180 हो जाए, 160 पे जो है 160 ml पे ये 200 चला जाए। ठीक है। तो इस तरह बच्चों जैसे 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 आप डाइल्यूशन करते जाओगे इसकी मोलर कंडक्टिविटी भी धीरे धीरे बढ़ती जाएगी। ठीक है। लेकिन एक ऐसा पॉइंट आएगा जहां पर इतनी माइन्यूट कंसंट्रेशन हो जाएगी
कि उस कॉन्सेंट्रेशन को हम जीरो कॉन्सेंट्रेशन मान लें, लेकिन जीरो का भी होता नहीं है, ठीक। तो कॉन्सेंट्रेशन का बढ़ना बंद हो जाएगा, लेकिन उसकी मोलर कंडक्टिविटी फिर भी बढ़ती रहेगी। ये वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में आता है। तो अब मैं आपको बताता हूं, देखो। तो यहां पे बच्चों इसकी मोलर कंडक्टिविटी को इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे मेजर करना इम्पॉसिबल है एक्सपेरिमेंटली। तो क्योंकि आप तो लगातार वॉल्यूम मिलाते रहोगे तो नंबर ऑफ आयन तो बढ़ते रहेंगे। तो कहां तक आप वॉल्यूम मिला के कहां तक आप उसकी कंडक्टिविटी को मेजर करते रहोगे। तो एक चीज आपको ध्यान रखनी है, फॉर केस ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट, इन द केस ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट द लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी इज इम्पॉसिबल टू मेजर एक्सपेरिमेंटली। और उसके दो रीजन है बच्चों। एक तो जब आप ज्यादा से ज्यादा डाइल्यूट कर लोगे तो उसकी कंडक्टेंस क्या हो जाएगी, बहुत कम हो जाएगी। एक रीजन क्या है, लो कंडक्टेंस। और दूसरा इंक्रीज डिसोसिएशन ऑन डाइल्यूशन। तो इन दो रीजन की वजह से हम इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे उसकी मोलर कंडक्टिविटी को मेजर नहीं कर सकते, क्योंकि डाइल्यूशन से लगातार आयन बढ़ते रहे। तो अब क्या तरीका है, तो बच्चों इसकी कॉन्सेंट्रेशन को इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे या इसकी किसको मोलर कंडक्टिविटी को इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे मेजर करने का एक ही तरीका है। वो किसने दिया था, कॉलर्स लॉ ने। तो कॉलर्स लॉ के थ्रू हम इसको हम सॉल्व करेंगे। पहले ग्राफ देख लेते हैं कि इसका ग्राफ कैसे बनता है ना बच्चों। देखो यहां डेल्टा सी कॉन्सेंट्रेशन, यहां है मोलर कंडक्टिविटी, है ना, ठीक है। अब देखो सपोज मान लीजिए किसी कॉन्सेंट्रेशन पे इसकी मोलर कंडक्टिविटी इतनी है, आपने और पानी मिलाया थोड़ा सा और बढ़ी, और पानी मिलाया थोड़ा सा और बढ़ी, और पानी मिलाया और पानी मिलाया और पानी मिलाया और पानी मिलाया और पानी मिलाया, ये देखो। तो बच्चों इसका ग्राफ ऐसा बनेगा हमेशा, ये देखो। और जब ये कौन सा है हमारा CH3COOH, और जबकि हमारा जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट था उसका ग्राफ ऐसे था, ऐसे कुछ है ना, धीरे धीरे बढ़ रहे। हमने ऐसे किया था, ऐसे भी लिख सकते हैं आप। तो देखो यहां पर इस कॉन्सेंट्रेशन पर 0.8 पर मोलर कंडक्टिविटी इतनी है, कॉन्सेंट्रेशन कम हुई डाइल्यूशन बढ़ा तो मोलर कंडक्टिविटी थोड़ी बढ़ी, नंबर ऑफ आयन भी बढ़े और जो है इंटर आयनिक इंटरेक्शन भी कम हुआ। तो बच्चों धीरे देखो एक स्ट्रेट ग्राफ नहीं आ रहा, धीरे धीरे बढ़ रहा है। लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा जब ये जो है एकदम स्टीप बढ़ेगा, ठीक है, क्योंकि यहां पर डाइल्यूशन आपने मैक्सिमम कर दिया है। तो हम ये यहां पर अगर मैं कंसंट्रेशन देखूं तो बच्चों ये कंसंट्रेशन जीरो नहीं है, ये कंसंट्रेशन इतनी है। लेकिन यहां पे कंसंट्रेशन इतनी कम है कि हम उसको क्या मान सकते हैं, जीरो के नियर बाय मान सकते हैं, है ना। लेकिन इसमें जीरो आ जाएगा, लेकिन इसमें कभी भी कंसंट्रेशन जीरो नहीं होगी। क्यों, क्योंकि नंबर ऑफ आयन लगातार मिल रहे हैं, ये तो हुआ। तो बच्चों इसकी कंसंट्रेशन को हम कभी भी इसकी मोलर कंसंट्रेशन को लिमिटिंग मोलर कंसंट्रेशन को इस डाइल्यूशन पर या किसी भी डाइल्यूशन पर जो है हम कभी भी मेजर नहीं कर सकते। और उसको मेजर करने का क्या तरीका है, कॉलर्स लॉ। तो ये ग्राफ और ये ग्राफ, इस ग्राफ में देखो डायरेक्ट हम मेजर कर सकते हैं, इस ग्राफ में कभी भी मेजर नहीं कर सकते। तो ये कभी भी बच्चों जीरो नहीं होता है, ठीक है। चलो इतना समझ में आ गया। अब बच्चों हम बात करते हैं कॉलर्स लॉ की, है ना। तो कॉलर्स लॉ का यही काम होता है कि किसी वीक इलेक्ट्रोलाइट की लिमिटिंग मोलर कंसंट्रेशन, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी को इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर यह मेजर कर सकता है। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे कॉलर्स लॉ। कॉलर्स लॉ, ठीक।
तो कॉलर्स लॉ का सबसे बड़ा एप्लीकेशन क्या है? टू डिटरमाइन लिमिटिंग मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट on to determine limiting molar concentration on infinite dilution. ठीक है बच्चों? अच्छा, अब ये कॉलर्स लॉ क्या बोलता है, ज्यादा डिटेल में हम बात नहीं करें, केवल थोड़ा सा मैं आपको समझा देता हूं। ठीक, कॉलर्स लॉ ये बोलता है कि जब कोई वीक इलेक्ट्रोलाइट हमारे पास है, जैसे ए एंड बी, ठीक है, ए के जो है एक्स मोल है और बी के वाई मोल है, ठीक, तो अच्छा, बराबर लिखेंगे, है ना? हाँ, तो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एनी इलेक्ट्रोलाइट equal to the sum of their ionic molar concentration। ये समझे मेरी बात? तो ये हमारे पास मैथमेटिकली क्या है? कॉलर्स लॉ है। तो बच्चों, कॉलर्स लॉ यही बोलता है कि जब किसी इलेक्ट्रोलाइट को हम वीक इलेक्ट्रोलाइट या कोई भी इलेक्ट्रोलाइट हो, स्ट्रॉन्ग तो हो जाएगा, वीक या स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, कोई भी इलेक्ट्रोलाइट हो, तो उसकी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी उसकी आयनिक मोलर कंडक्टिविटी के सम के बराबर होती है। तो बच्चों, ये जो कंडक्टिविटी हम देख रहे हैं, दिस इज कॉल्ड मोलर आयनिक कंडक्टिविटी, मोलर आयनिक कंडक्टिविटी, ठीक, और ये भी हुआ हमारे पास मोलर आयनिक कंडक्टिविटी। तो इंडिविजुअल मोलर आयनिक कंडक्टिविटी के योग के बराबर होती है उसकी उस सॉल्ट की या उस इलेक्ट्रोलाइट की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। ठीक है, तो नोट करो जरा फटाफट, समझ में बात आ गई? ठीक है, अब हम बच्चों इसी को लेके आगे बढ़ते हैं। ठीक, तो कॉलर्स लॉ जो है वैसे वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए काम आता है। ठीक है, वीक इलेक्ट्रोलाइट क्यों लिखा है? क्योंकि वीक इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टिविटी, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी केवल कॉलर्स लॉ से पता की जा सकती है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हमारे पास है तो उसकी कॉलर्स लॉ से भी पता की जा सकती है और उसको हम एक्सपेरिमेंटली भी पता कर सकते हैं, लेकिन स्पेशल वीक इलेक्ट्रोलाइट की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी बिना कॉलर्स लॉ के मालूम नहीं की जा सकती है। ठीक है बच्चों, तो सपोज मान लीजिए मेरे पास, अच्छा इसको हम मोलर आयनिक कंडक्टिविटी बोलेंगे ना, ये मिटा दूं मैं। ठीक है, तो चलो हमारे पास अगर मान लीजिए NaCl है, तो NaCl की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी क्या होगी? Na प्लस एंड Cl माइनस। ठीक, यानी Na की आयनिक मोलर कंडक्टिविटी और Cl की मोलर आयनिक कंडक्टिविटी। ठीक, अच्छा एक और चीज बच्चों, यहां पर जैसे मैंने x और y लिखा है, दीज आर द मोल्स, तो मोल को हम जो है आगे लिख देंगे, इसके x मोल और इसके y मोल, तो मोल का इंटू उसके साथ हो जाएगा। सपोज मान लिया जाए मैं बात करता हूं BaCl2 की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी कितनी होगी? तो Ba की आयनिक मोलर कंडक्टिविटी प्लस क्या है? Cl की आयनिक मोलर कंडक्टिविटी, लेकिन Cl के 2 मोल है, मतलब 2 बार है ना ये। ठीक है, ये तो हुआ, तो ये 2 आगे लग जाएगा और Cl माइनस। अच्छा, अगर मैं KCl की बात करूं, चलो मैं KCl नहीं, CH3COOH, तो क्या आएगा?
मोलर आयनिक कंडक्टिविटी ऑफ CH3C डबल ओ माइनस प्लस आयनिक मोलर कंडक्टिविटी ऑफ H प्लस। ये तो आयनिक मोलर कंडक्टिविटी को दोनों की आपको क्या कर देना, प्लस कर देना। तो ये कॉलर्स लॉ बहुत इजी है, इससे सबसे इजी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, चलो अब मैं आपको एक एग्जांपल करके बताता हूं, है ना। सपोज हमें एक वीक इलेक्ट्रोलाइट जिसका नाम है CH3COOH, इसकी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी हमें मालूम करनी है। तो कॉलर्स लॉ के अकॉर्डिंग इसकी जो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी होगी वो किसके बराबर होगी, इन दोनों की आयनिक मोलर कंडक्टिविटी का जोड़। तो CH3COO माइनस प्लस आयनिक मोलर कंडक्टिविटी ऑफ क्या, H प्लस, इसके बराबर होगी। ठीक है, अच्छा, इसकी मोलर कंडक्टिविटी को, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी को हमें मेजर करने के लिए कुछ सॉल्ट की मोलर कंडक्टिविटी का मालूम होना चाहिए। ठीक है, तो देखो, टू डिटरमाइन लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ CH3COOH we must know the limiting molar conductivity of some salt, some electrolytes, salt नहीं बोलेंगे, electrolytes बोलेंगे। तो मालूम होनी चाहिए उनकी, वो दी होगी एक्चुअल में एग्जाम्पल में। ठीक है, तो कौन कौन से होने चाहिए, देखो, एक तो आपको मालूम होना चाहिए KCl CH3COOK, जिसको कनेक्ट कर लेना HCl। ठीक है भाई, हाँ, तो ये सारे के सारे क्या हमारे पास स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, तो आराम से हम इसकी मोलर कंडक्टिविटी को मालूम कर सकते हैं। अब देखो, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ KCl इक्वल टू आयनिक मोलर कंडक्टिविटी ऑफ K प्लस आयनिक मोलर कंडक्टिविटी ऑफ Cl माइनस, इसको हम इक्वेशन 1 मान लें। फिर लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ CH3COOK इक्वल टू आयनिक मोलर कंडक्टिविटी ऑफ CH3COO माइनस प्लस आयनिक मोलर कंडक्टिविटी ऑफ K प्लस, इसको वाला इक्वेशन 2 मान लो। फिर लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ HCl इक्वल टू आयनिक मोलर कंडक्टिविटी ऑफ H प्लस आयनिक मोलर कंडक्टिविटी ऑफ Cl माइनस, इसको हम इक्वेशन 3 मान लें। ठीक है, अब बच्चों हमें इन तीनों की मदद से ये इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। तो कैसे करेंगे, देखो, अब देखो बच्चों, हमें ये इक्वेशन चाहिए, तो इन दोनों में हम इन तीनों को हम इस तरह से घटाएंगे और जोड़ेंगे आपस में कि हमें ये इक्वेशन मिल जाए। तो कैसे मिलेगी, देखो, इक्वेशन सेकंड और थर्ड को प्लस करेंगे और उनमें से फर्स्ट को माइनस करेंगे। तो देखो क्या करेंगे, अब ऐड इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड एंड सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट। सेकंड और थर्ड को इक्वेशन को जोड़ेंगे और उसमें से फर्स्ट को घटा देंगे। ठीक है बच्चों, अब देखो कैसे, देखो, तो हमारे पास सेकंड इक्वेशन कौन सी है, CH3COO माइनस, ठीक, प्लस K प्लस, इसको और सेकंड वाली थर्ड वाली को जोड़ना है। तो थर्ड वाली क्या है हमारे पास, H प्लस Cl माइनस, ये जोड़ दिया, और घटानी कौन सी है, फर्स्ट वाली, K प्लस Cl माइनस। ठीक है बच्चों, अब देखो, प्लस का K और माइनस का K कट जाएंगे। ठीक है, ये प्लस का Cl और माइनस का Cl कट जाएंगे, बचेगा क्या, ये और ये, बस हो तो गया। तो वी गेट
लिमिटिंग मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ लिमिटिंग आयनिक कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CH3COO माइनस एंड H+ हो तो गया बस। तो इसी तरह बच्चों आपको सॉल्व करना है कि 3 इक्वेशन लिखनी है और 2 को जोड़ना है, 1 को उसमें घटा देना है और फाइनली आपको ये इक्वेशन मिल जाएगी। लेकिन आपको ध्यान देना है कि इस इक्वेशन को मिलने के लिए किसको जोड़ना पड़ेगा और किसको घटाना पड़ेगा, इतना ध्यान रखना है, ठीक। अब बच्चों क्वेश्चन कैसे आते हैं, देखो क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि इनकी आपको लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी दी होगी, ठीक। सपोज अगर मैं बोलूं कि HCl की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी यहां पर 500 है, CH3COO की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी 200 है और KCl की यहां पर लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी KCl इसकी आपकी 300 है, ठीक। तो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी आपको क्वेश्चन में दी होगी। तो अब क्या करना है बच्चों, 2 और 3 को प्लस करो तो कितना हो जाएगा 200 प्लस 500 माइनस 300 माइनस हो जाएगा 300। तो 5 और 2 700 में से 300 गया, कितने बच्चा 400। तो ये जो 400 है ये इसकी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी हो जाएगी। बात ये तो क्या हमने, तो ये आपको दी होगी सोल्यूशन में उस एग्जाम्पल में, और सीधे सीधे आपको लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी मालूम करना है, बात खत्म। तो ये था बच्चों हमारे पास कॉलर्स लॉ, और कॉलर्स लॉ की मदद से हम जो है वीक इलेक्ट्रोलाइट की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे मेजर कर सकते हैं बाय दिस इक्वेशन, ठीक है। इसमें कोई चीज समझ में नहीं आए थे तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।